नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है क्लियर कट। कहा जाता है कि दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने की बजाय उसे हमेशा डर में रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। पाकिस्तान जैसे देश के बारे में यह कहावत 100% सही लागू होती है। जिन्ना का मुल्क पहले से ही डरपोक और कायर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पड़ोस के मुल्क के आतंकियों और आतंकियों को पालने वाले हुक्मरानों से लेकर फर्जी फौजी जनरलों की घिघी बंधी हुई और जिसका सबसे नया सबूत अब सामने आ चुका है। सबूत यह है कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने अपनी रैली रद्द कर दी। हाफिज सईद की आतंकी जमात लश्कर ए तैयबा 2 नवंबर को लाहौर में सबसे बड़ी रैली करने वाला था। रैली के लिए लश्कर का आतंकी अब्दुल रऊफ पाकिस्तान की तमाम आतंकी जमातों को न्योता दे रहा था और इस रैली को अब रद्द कर दिया गया है। क्लियर कट में कल हमने आपको पाकिस्तान के नए आतंकी साजिश को लेकर एक बड़ा और एक्सक्लूसिव खुलासा किया था। खुलासा ये कि पाकिस्तान अपनी आतंक वाली करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी फिर से सिर उठाने लगे हैं और हिंदुस्तान को आतंक के अनगिनत जख्म देने वाला जहरीला मौलवी और मोस्ट वांटेड हाफिज सईद की आतंकी जमात लश्कर ए तैयबा लाहौर में सरेआम आतंकियों का जमावड़ा करने वाला है। खास बात यह थी कि लश्कर ए तैयबा की इस रैली के पोस्टर में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी की तस्वीर लगाई गई थी और इस खुलासे के चंद घंटे बाद ही हाफिज के आतंकी गुर्गों को सिर पर फिर से बारूद बरसने का खौफ नजर आने लगा। लश्कर की यह रैली लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में होनी थी। आतंकियों के जमावड़े की अगुवाई आतंकी हफीज अब्दुल रऊफ कर रहा था और ये वही आतंकी है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुर्खियों में आया था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का फातिहा पढ़ा था। अब्दुल रऊफ 1999 में लश्कर ए तैयबा का सक्रिय सदस्य रहा था और लश्कर के सरगना हाफिज सईद का बहुत करीबी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में भी बारूद बरसा था, जिसमें हाफिज सईद के कई आतंकी मारे गए थे। वैसे पाकिस्तान के खौफ की एक और वजह भी है। असल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों पाकिस्तान से लगती सरहद के दौरे पर हैं और राजस्थान के जैसलमेर में सेना के जवानों के बीच वहां जब वो मौजूद थे तो बॉर्डर के करीब जो तनोट माता मंदिर है वो वहां भी पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राजनाथ सिंह ने लोंगोवाला युद्धस्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जवानों से बातचीत के साथ ही आर्मी की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही आतंकी मुल्क पाकिस्तान को एक मैसेज भी दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में ठीक ठाक डोज पहले ही दी जा चुकी है और अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरता है तो जिन्ना के मुल्क का संपूर्ण संहार तय है। एक बार रक्षा मंत्री को फिर से सुनिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो रक्षा मंत्री बॉर्डर पर थे और बॉर्डर पार के आतंकियों से लेकर इस्लामाबाद के हुक्मरान कान लगाए सुन रहे थे। पाकिस्तान के पापियों ने जैसे ही सुना कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मुरीदके से लेकर बहावलपुर के दहशतगर्दों को 7 से 10 मई का मंजर याद आने लगा। पड़ोस के मुल्क को एहसास हो गया कि अब गुस्ताखी की तो पाकिस्तान का कोना कोना पाताल में समा जाएगा। खुद पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार। तो हिंदुस्तान के जाबाजों की तैयारी देखकर पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है। पाकिस्तानियों को पता है कि अगर आतंकियों की करतूतें जारी रही तो लाहौर से लेकर पेशावर तक बारूद बरसना तय है। लिहाजा आसिम मुनीर के कायरों ने अपने पाले पोसे आतंकियों को बिलों में डूब के रहने का ही फरमान सुना दिया है। लाहौर को सुलगाने वाले तहरीके लब्बैक पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो तहरीके लब्बैक वही कट्टरपंथी जमात है जिसने 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ से लेकर आसिम मुनीर को उसकी औकात बताई थी। 13 अक्टूबर की ही बात है जब फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर कट्टरपंथी जमात टीएलपी ने अपने हजारों समर्थकों को लाहौर बुला लिया था और जिन्होंने पहले लाहौर में आग लगाई और फिर अमेरिका की एम्बेसी पर हमले के लिए इस्लामाबाद तक जाने का ऐलान कर दिया था।
कट्टरपंथी मुरीदके तक पहुंच भी गए थे, जहां टीएलपी और पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्दों में जबरदस्त जंग हुई। लिहाजा दिखावे के लिए ही सही टीएलपी पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बैन लगाने से जिन्ना के मुल्क के कट्टरपंथी मान जाएंगे? क्या पाकिस्तान में लगने वाली आग रुक जाएगी? तो इसे समझने के लिए तहरीके लब्बैक के सरगना और कट्टरपंथी मौलाना शाद रिजवी की एक तकरीर सुनिए। तो ये वही कट्टरपंथी मौलाना शाद रिजवी है जिसके लब्बैक वाले शागिर्दों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस्लामाबाद की हुकूमत को उनकी हैसियत बताई। वैसे एक बात और बता देते हैं कि 2021 में भी पाकिस्तान ने तहरीके लब्बैक पर बैन लगाया था, लेकिन 6 महीने बाद ही इस शर्त पर प्रतिबंध हटा लिया था कि टीएलपी हिंसा नहीं करेगी। अब सोचिए कि क्या भला ऐसा हो सकता है? असल में तहरीके लब्बैक जैसे कट्टरपंथी संगठन को खादिम रिजवी ने बनाया था और जो उसका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान में कट्टर इस्लामी शासन लागू करना। 2020 में खादिम रिजवी की मौत के बाद शाद रिजवी ने जमात की कमान संभाली और मौजूदा वक्त में टीएलपी के पाकिस्तान के हर कोने में लाखों समर्थक हैं जो शाद रिजवी के ऐलान पर मरने मारने को उतारू हो जाते। पिछले कुछ साल के दौरान पाकिस्तान में जब भी गृहयुद्ध जैसे हालात बने, उसके लिए टीएलपी ही जिम्मेदार रही। इसीलिए भले पाकिस्तान कट्टरपंथियों पर बैन लगाने का ढोंग करता रहे, लेकिन पाकिस्तान में हालात सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर एक और मुसीबत आने वाली है। अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता हिब्बतुल्ला अखुनजादा ने यह आदेश जारी किया है कि कुनार नदी पर बांध निर्माण तुरंत शुरू किया जाए। और कुनार नदी अफगानिस्तान की 5 प्रमुख नदियों में से एक है और यह नदी हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है और करीब 482 किलोमीटर बहने के बाद काबुल नदी में जाकर मिल जाती है। यही नदी आगे जाकर पाकिस्तान में जाती है और खास बात यह है कि काबुल नदी का ज्यादातर पानी पाकिस्तान की ओर ही जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है। ऐसे में तालिबान का कुनार नदी पर बांध बनाने का फैसला पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारत पहले ही सिंधु समझौते को स्थगित कर चुका है और अब अगर पाकिस्तान काबुल नदी के जरिए जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है, अगर अफगानिस्तान उसको रोक देता है तो समझिए कि पाकिस्तान में की मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। तो तालिबान ने पाकिस्तान को प्यासा मारने का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की फौज को पहले ही शिकस्त मिल चुकी। हाल ही में अफगानियों ने पाकिस्तानियों को ऐसा सबक सिखाया था कि पाकिस्तानी लंबे वक्त तक याद रखेंगे उसको। और अब कुनार नदी पर बांध बनाने का फैसला करके अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद की परमानेंट बर्बादी की पटकथा लिख दी। तो क्लियर कट में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली स्टोरी का। तो बिहार चुनाव में एनडीए के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज डायरेक्ट एंट्री हो गई। एनडीए के लिए चुनावी शंखनाद के लिए पीएम मोदी खास तौर से समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम को उन्होंने चुना और आज वहां चुनावी रैली करके उन्होंने एक डायरेक्ट इशारा दे दिया है कि बिहार चुनाव में जीत के लिए एनडीए की नजर कहां है, उसका फोकस क्या है, कैसे वो डायरेक्ट हिट वाली रणनीति को धार दे रहे हैं और कैसे एनडीए की ये चुनावी रणनीति विपक्षी महागठबंधन के सामाजिक न्याय वाले दावे की धज्जियां उड़ाने वाली है। क्लियर कट में आज इसकी परत दर परत पूरी तस्वीर आपके सामने खोलूंगा, लेकिन उससे पहले समस्तीपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने क्या कहा, जरा एक बार सुनिए। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। साथियों, हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। सामाजिक न्याय के दिखाए कर्पूरी बाबू के रास्ते को भाजपा एनडीए ने
सुशासन का आधार बनाया है। चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। जब नीयत साफ हो, नेतृत्व का विजन स्पष्ट हो और नीतियां देश हित और जनहित में हो, तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। बीते 11 वर्षों में हमने देखा है, एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने भाजपा को, एनडीए को बार बार अवसर दिया है। तो पीएम मोदी ने समस्तीपुर से कैसे सीधे मछली की आंख पर निशाना लगाया है, उनके भाषण से आप समझ सकते हैं। जिस बिहार में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चेहरे के रूप में कर्पूरी ठाकुर को याद किया जाता है, जो अति पिछड़े नाई समाज से आते थे, पीएम मोदी ने एनडीए की चुनावी राजनीति के केंद्र में उनको रखकर महागठबंधन के सामाजिक न्याय वाले दावे की हवा टाइट कर दी। पीएम मोदी ने जिस तरह कर्पूरी ठाकुर के विरासत को आगे ले जाने का वादा समस्तीपुर की रैली में किया, उससे साफ हो गया है कि बिहार में एनडीए की चुनावी रणनीति का सीधा फोकस ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वोट बैंक और ओबीसी का जो गैर यादव वोट बैंक है उस पर है। बिहार में ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वोट बैंक 36% है, जबकि ओबीसी वोट बैंक 27%। 27% ओबीसी वोट बैंक में आधे के करीब यादव वोट हैं, जो कि लालू और तेजस्वी की पार्टी आरजेडी का कोर वोट है। और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो आधा बचा हुआ गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है, एनडीए का फोकस अब उस पर भी है। ऐसे में 36% अति पिछड़ा वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक का आधा यानी कि 13% वोट बैंक जिसके साथ आ जाए, बिहार में सत्ता की चाबी उसके हाथ में जानी तय। दोनों वोट बैंक जिस तरह एनडीए के पाले में दिखाई दे रहे हैं, यही बात विपक्षी महागठबंधन की अब नींद उड़ा रही। हमने गरीबों, दलितों, महादलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता दी है। ये हमारी सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। भाजपा एनडीए ने ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी 10 साल के लिए और आगे बढ़ाया। साथियों, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जो अखिल भारतीय कोटा होता है, उसमें पहले पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण नहीं था। ये संविधान लेकर के जो गुमराह करते हैं ना, तब ये फायदा लाभ, ये हक नहीं मिलता था। एनडीए सरकार ने ही ये प्रावधान किया। तो बिहार में पिछले 3 चुनावों से यानी कि 2010, 2015 और 2020 से अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी वोट बैंक किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रहा है, जो लालू के जंगल राज के दौरान सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहा। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर ईबीसी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। और नीतीश कुमार जब सुशासन के नाम पर उन्होंने उनको एकजुट करना शुरू किया, तो इसका फायदा उनको मिला भी और एक अलग वोट बैंक के रूप में उनकी पहचान और मुकम्मल हुई। उनको आरक्षण से जोड़ा गया और इस बात का फायदा नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि तब से ईबीसी वोट बैंक और उसका यूं कहे कि उसका एक बहुत बड़ा तबका नीतीश के साथ एकजुट हो गया। नीतीश ने जिधर उंगली घुमाई, ये वोट बैंक उसी तरफ मुड़ता हुआ दिखा। 2010 विधानसभा की अगर बात करें तो 50% ईबीसी वोट का शेयर जो है वो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को गया था।
और करीब 28% ईबीसी वोट आरजेडी के खाते में गया, महागठबंधन के पास गया। 2015 विधानसभा देखिए, इस चुनाव में नीतीश लालू के साथ आए तो ईबीसी का लगभग 55% वोट महागठबंधन के साथ चला गया, जबकि 37% ईबीसी ही एनडीए को वोट किया उन्होंने। तो आप ये देख सकते हैं कि जिधर नीतीश गए ईबीसी वोट उस तरफ मूव हुआ, उस तरफ मोबिलाइज हुआ। नीतीश लालू ने तब आरक्षण विस्तार और सामाजिक न्याय का एजेंडा, इन दोनों मुद्दों पर चुनाव लड़ा था और इस वोट बैंक को लुभाने में कामयाब रहे थे। मोदी की विकासवादी राजनीति की तरफ इस वोट बैंक का गहरा रुझान रहा है। मोदी सरकार की पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और ऐसी जो तमाम योजनाएं हैं जिसका कि सीधा फायदा इस वर्ग के लोगों को मिला है, इस वजह से भी वो आज की तारीख में नीतीश और एनडीए के साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं और इसका असर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में दिखा। तब 46% ईबीसी वोट शेयर जो है वो एनडीए के खाते में गया, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 32% ईबीसी का वोट। 2025 के बिहार चुनाव में ईबीसी वोट बैंक को पूरी तरह अपने पाले में लाने के लिए एनडीए पूरी ताकत से जुटा हुआ है और इसमें मोदी मैजिक की बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है। ईबीसी आरक्षण, मखाना बोर्ड जैसी नीतियों के कारण अति पिछड़ा वर्ग एनडीए की तरफ पूरी तरह शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के जवाब में तेजस्वी ने वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को मजबूरन महागठबंधन का डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया। सहनी निषाद समाज के सबसे प्रभावशाली चेहरा हैं और उत्तर बिहार के कई जिले, दरभंगा, मधुबनी, सिवान, मुजफ्फरपुर, ये जो पूरा बेल्ट है इसमें उनका ठोस जनाधार माना जाता है। बिहार में आधिकारिक आंकड़ों के को देखें अगर तो मल्लाह या निषाद समुदाय का वोट बैंक 2.6% है, जो अति पिछड़ा वोट बैंक का हिस्सा है और करीब 10 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका रखता है। महागठबंधन इसे सामाजिक न्याय की सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन तेजस्वी को इतने भर से बात बनती दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए उन्हें बिहार में हर घर को सरकारी नौकरी देने का दांव चलना पड़ा, जबकि हकीकत में यह भी पूरी तरीके से संभव नहीं है। जब स्वार्थ हावी होता है, लूट खसूट ही लक्ष्य होता है, तो वही होता है जो आरजेडी कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये लोग पहले टिकट बेचते हैं, फिर घोटाले करते हैं। आप देखिए तो सही, एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है और ज्यादातर लोग अदालत से जमानत पर निकल करके बाहर खड़े हैं। जमानत पर जीने के लिए मजबूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार के भी ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर है। साथियों, बिहार ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता। तेजस्वी की बात पर यादव मतदाता तो आंख मूंद कर भरोसा करते रहे हैं, लेकिन ईबीसी समेत दूसरे वोटरों का भरोसा उन पर इस तरीके से नहीं रहा। यह बात एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के पिछले 3 विधानसभा चुनावों में लगभग 35 विधानसभा सीटें ऐसी रही है जहां अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी वोटरों में से 4 से 7% का स्विंग देखा गया, जो कि एनडीए के पक्ष में था। दरअसल पीएम मोदी की विकास की राजनीति के साथ साल 2014 से ही ईबीसी वोट बैंक गहरे से जुड़ता चला गया। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए उम्मीदवारों की जीत में इसकी बड़ी भूमिका थी। जेडीयू ने 17 और बीजेपी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और जिसमें जेडीयू और बीजेपी दोनों को 12-12 सीटों पर जीत भी मिली। इसमें ईबीसी और ओबीसी दोनों वोट बैंक की एक बड़ी भूमिका थी।
मोदी बिहार चुनाव में इसी कामयाब इक्वेशन पर इस बार भी निशाना साध रहे हैं। तो यहां बिहार चुनाव में एनडीए का एक बड़ा गणित समझ लीजिए। बिहार की 50 सीटों पर जहां यादव वोट निर्णायक है, वहां गैर यादव ओबीसी और ईबीसी वोटर अगर एकजुट हो जाएं तो नतीजे पूरी तरीके से बदल देने की ताकत रखते हैं। इसी तरीके से 100 सीटें ऐसी है जहां गैर यादव ओबीसी और ईबीसी अगर वोट बैंक मिल जाएं तब भी समझिए कि फैसला उनके पक्ष में चला जाए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 243 में से 150 सीटें ऐसी है जिसका हिसाब एनडीए ने लगा रखा है, जहां लगता है उनको कि अगर यह समीकरण चल गया तो उनकी जीत सुनिश्चित है। और इसे मजबूती दे रहा है पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी को मिल रहा महिला वोट बैंक का साथ, नीतीश के नाम पर मिल रहा महिला वोट बैंक का साथ। और इसकी तस्वीर आज भी सामने दिखी। समस्तीपुर दौरे से पहले पीएम मोदी ने बिहार की महिला वोटरों से अपील की कि छठ के गीत उन्हें शेयर करें, और इसके बाद समस्तीपुर में महिलाएं पीएम मोदी के नाम से छठ और भाई दूज के गीत गाती हुई सुनी। मोदी जी को धन्यवाद कहेंगे, रौना माँ छठी माँ उनका अच्छा से जीता। भारा लचकैते भारिया जय होए दिन मोदी भैया भारा की नकारा जा। तो महिला वोटरों का यही इमोशनल कनेक्ट इस बार के बिहार चुनाव में मोदी मैजिक का बड़ा असर दिखा सकती है। बिहार में महागठबंधन के खिलाफ एनडीए पहले से ही जंगल राज वर्सेज विकास की चुनावी रणनीति को धार दे रही है। लालू के 15 साल के शासन के दौर की जंगल राज की याद दिला रही है, और इन सारे फैक्टर्स को, इस माहौल को आरजेडी अच्छी तरह समझ रही है। ऐसे में महागठबंधन का चेहरा बने तेजस्वी यादव आगे बढ़कर यह दावा कर रहे हैं कि जंगल राज लौटाने का जो दावा है वो बिल्कुल झूठा है, ये अफवाह है, और इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं कि मेरे रहते बिहार की कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब नहीं। लेकिन तेजस्वी के दावे से उलट तस्वीर बिहार में दिखनी शुरू हो गई। बिहार में चुनावी आयोजनों में ऐसे गाने बजते सुनाई दे रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनते ही यादव वोटर अपने फुल फॉर्म में आ जाएंगे, बिहार में यादवों की रंगदारी चलेगी। ये गाने भी खूब वायरल हो रहे हैं, जरा सुनिए उनको। तो ऐसे गाने पिछले महीने भर से एक तरीके से वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं, और आरजेडी समर्थक, यूट्यूब वाले सिंगर अभी से ही एक तरीके से जंगल राज की धमकी दे रहे हैं। ऐसे गानों की वजह से एक अलग ही चुनावी माहौल बन रहा है। बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने इस बार और इन सारी चीजों पर चुप्पी साध रखी है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव पटना के मरीन लाइंस में ऐसे ही कुछ यूट्यूबर्स के साथ दिख चुके हैं और उनके बीच जाकर ठुमके लगा चुके हैं, उनके साथ वीडियो बना चुके हैं, और इसी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। कह रही है कि जिस लालू के जंगल राज की वजह से इतने साल से वो विपक्ष में हैं, आज भी आरजेडी के सामने उनको सपने जंगल राज के ही आ रहे हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। तो पीएम मोदी ने आज के बिहार दौरे से एनडीए की जीत के लिए तुरूप के हर पत्ते को सेट कर दिया है। महागठबंधन को जिताने का मतलब फिर से जंगल राज का दौर, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को सीधा संदेश और महिला वोटरों को भरोसा। महागठबंधन जो अभी सीटों के बंटवारे के गणित में ही उलझा है, अपना घोषणा पत्र तक नहीं जारी कर पाया है, उसके लिए इसकी काट ढूंढनी आसान नहीं होगी।
और इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम फेस के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने पहला इंटरव्यू दिया है। टाइम्स ऑफ नवभारत से उन्होंने बातचीत की है। नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक से ज्यादा डिप्टी सीएम होंगे, 2-3 दिनों में सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सवाल ये भी क्या किया गया था कि मुसलमानों को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा पूरा सम्मान है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, डबल इंजन में एक भ्रष्टाचार में लगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव हमारे साथ बात करने के लिए। तेजस्वी जी, घोषणा के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, बदलाव होकर के रहेगा। 20 साल से इन लोगों ने बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है, केवल जुमलेबाजी की है, झूठ बोला है, ठगा है। इस बार बिहार की जनता जो है नया सरकार देखना चाहती है, नया बिहार बनाना चाहती है। राघोपुर गई थी, वहाँ कह रहे हैं चुपचाप लालटेन छाप। सब लोगों के मन में यही है, बदलाव चाहते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहते हैं। बिहार की जनता इस बार जो है गरीब का राज चाहती है, जनता का राज चाहती है। और डबल इंजन का सरकार जो है, एक इंजन भ्रष्टाचार में लगा है, एक इंजन अपराध में लगा है। इस बार एनडीए का जाना तय है। लेकिन तेजस्वी जी ये भी कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री, मुसलमान सिर्फ क्या दरी बिछाने के लिए? ऐसा हो सकता है क्या? हम लोगों के रहते ऐसा नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। आपने ये पूरी बात को नहीं सुनी। उप मुख्यमंत्री एक नहीं होंगे, उनसे ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होगा। और आने वाले समय में 2-3 दिन में ये बात भी क्लियर हो जाएगा। और मुसलमान भाइयों के प्रति भी हमारा पूरा सम्मान है और सबको उनका हक हम दिला कर रहेंगे। अंतिम सवाल, कितनी सीटें आएंगी महागठबंधन? 180 प्लस। 180 प्लस।